नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे आपको टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 के लिए मिले हैं। सेकेंड लेक्चर में जो मेन हमारा हिस्सा था वो था इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था जो कि मैंने कहा था आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो था रिलेशन जो है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहली बात। दूसरी बात, जो लर्न एंड फन के दोनों चैनल्स हैं, चैनल तो खैर एक्चुअली 3 हैं, कॉमर्स का भी है, लेकिन अभी मैं साइंस के दोनों चैनल्स की बात कर रहा हूँ। मतलब 9th-10th के जो चैनल है और 11th-12th का साइंस का चैनल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ के स्केड्यूल में और जो वीडियो के जो डेज हैं, ड्यूरेशन, वो उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है, क्योंकि अब हमने 11th में बाकी सब्जेक्ट्स भी डालना शुरू कर दिया और 9th-10th वाले चैनल पे 9th भी डालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो स्केड्यूल है वो बदल गया है। एक आध दिन और लगेगा, स्केड्यूल फिक्स करके कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं आज, वो हो सकता है क्या पक्का, आज हम कैपेसिटेंस शुरू कर लेंगे। यानी चैप्टर का 50% आज ख़त्म हो जाएगा और लास्ट के इस लेक्चर के लास्ट के 10-15 मिनट में हम लोग कैपेसिटेंस पे भी आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट ले लेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आपको इनको ड्रॉ करना याद नहीं करना होगा, आपको सीखना होगा। जैसे कि सबसे पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाना है। अब अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज जो कि पॉजिटिव है, इसके बारे में हम लोग देखा जाए तो बात कर चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनेगा, रीजन के साथ बात की थी। अब जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे उनका जो डिस्टेंस है वो आगे जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा, याद करेंगे। ये अगर मान लो अंदर का है बाहर का, तो अगला वाला इससे थोड़ा और दूर होगा, याद करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से ये हम बात कर चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होते रहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से दूर होते रहते हैं। तो अगर मैं एक और बना दूं, ठीक है ना, ऐसे करके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर यही हम लोग बनाएं फॉर अ नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के पास आओ तो कम होती है और दूर जाओ तो बढ़ती है, तो वो अलग बात है। बट अभी फिलहाल बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ध्यान रखना कि अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे पास मान लो R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला R3 है और ये वाला R4 है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि R1 के मुकाबले R2 बड़ा है, फिर R3 और बड़ा है, और फिर R4 जो है वो और ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो चलेगा। डन है? ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बात करेंगे, यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे। यानी अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब शायद आपको इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स याद हो कि यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती थी, सेंटर पे आते आते रिपल्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वीक होती रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ होंगे। यहाँ पे पास रहेंगे और यहाँ पे दूर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पास रहेंगे और यहाँ आते आते दूर हो जाएंगे। और जैसे सेंटर की तरफ आएंगे हम लोग, क्या होगा? ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकते, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो जाएंगे? कॉमन। और जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे ये हमारे पास परफेक्ट स्फीयर में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोचो आप 2 पॉइंट चार्जेस से अगर आप बहुत दूर चले गए तो वो 1 पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जैसे कि डायपोल में हुआ था, याद होगा। तो अगर 2 पॉइंट चार्जेस से हम बहुत दूर चले जाएंगे तो वो एक ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो हम और दूर नहीं जा सकते, लेकिन जाएंगे तो धीरे धीरे एक प्रकार से
स्फेरिकल ही होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस, यानी कि एक डायपोल के लिए। अब एक डायपोल के लिए आपको पता है उल्टा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और यहाँ पे वीक होती है, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास आ जाएंगे, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास आ जाएंगे, बोलो, और फिर अगेन वही आते 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 दे विल बी लाइक दिस ओनली, है ना। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये भी हम लोग बना चुके हैं, जैसे कि एक शीट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करती है। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेगी तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि यहाँ से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। सरफेस को मैं येलो से दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे तो एक दूसरे के मुकाबले ऐसे होंगे, लेकिन फिर इनके बीच में डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना, बट बनेंगे शीट्स की फॉर्म में ही। ठीक है जी, इस तरफ भी सेम हो सकता। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते थे, ऐसे सरफेस जहाँ पे घूमते हुए हर जगह पे पोटेंशियल क्या रहता था, सेम रहता था, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो याद करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था 11th क्लास। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती थी जो कि स्टोर हो जाती थी एक बॉडी में जब भी हम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स काम करते थे। अगर हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो अपने अगेंस्ट किए गए काम को अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते थे। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करें तो अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग होती थी। जैसे 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया था, आई होप आपको याद हो। 12th क्लास में हमें इलास्टिक और 11th में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। 12th में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो आप कह सकते हो कि ऐसी पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड when work is done against कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो तो जो आपने काम किया है वो स्टोर हो जाएगा, और जिस फॉर्म में स्टोर होगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती हैं, कई किताबें ऐसा ही बोलती हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन असेंबलिंग टू चार्जेस बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फानाइट टू पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे भी कह देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं, एक्चुअली किया ही हुआ है। इस चैप्टर में हमने जब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया तो वही यहाँ पे भी है। ये हमारे पास एक चार्ज है Q, और हम एक चार्ज को विच इज़ Q0 कहाँ से लाए हैं आपको पता है, इन्फानाइट से इस A पॉइंट तक ले आए हैं, विच इज़ एट डिस्टेंस R, जो कि छोटे r डिस्टेंस की दूरी पे बैठा हुआ है। अब इस केस में अगर हम लोग बात करें कि भैया एक चार्ज हमारे पास इन्फानाइट से Q0 तक आया और हम उसको r डिस्टेंस पे लेके आए, अब इसके लिए क्या करना है सुनिएगा। बहुत ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो आप जाए इस चैप्टर की फर्स्ट डेरिवेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से 2 स्टेप पहले हमारे पास वर्क डन आया था, तो वही तो वर्क डन है जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम इसका डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं इधर, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फोर्स लग रही है इधर, है ना। तो छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा याद करेंगे, है ना, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस 180। फोर्स का फॉर्मूला Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब तो याद आ गया होगा यार, अभी भी नहीं आया तो प्रॉब्लम आई, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन करेंगे, याद होगा, इंटीग्रेशन में Q0 और माइनस बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक, इन्फानाइट से R तक।
इन्फानाइट से चार्ज को लाएंगे R तक लेके जाएंगे, R तक। चलिए अगर ऐसा है तो यहाँ तो W आ जाएगा, याद करेंगे यहाँ पे K Q नॉट। अब 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने और लिमिट आ गई इन्फानाइट से R तक, बस। तो जो वर्क डन है वो आ जाएगा K Q नॉट 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। 1/इन्फानाइट 0 हो जाएगा, तो वर्क डन आ गया K Q नॉट अपॉन में R, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के, बिकॉज वर्क जो भी करते हैं वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, K Q नॉट बाय R। अब यहाँ पे आते आते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन अक्सर रहती है बच्चों को। वो क्या है, देखो हमारे पास ना 4 मिलते जुलते से फॉर्मूले आ गए हैं, ये बिल्कुल सेम साउंड करते हैं बट हैं ये काफ़ी अलग। कैसे आओ समझें। जैसे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है K Q1 Q2 बाय R², कूलम्स लॉ। उसी चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था K Q बाय R²। उसी तरीके से हमारे पास इसी चैप्टर में पोटेंशियल का फॉर्मूला आया K Q बाय R, और आज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया K Q नॉट अपॉन में R। अब ये चारों फॉर्मूले थोड़ा सा सेम साउंड करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है, इवन मुझसे भी या बहुत टीचर से भी अक्सर क्या होता है, हम गलत फॉर्मूला भी लगा देते हैं। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि सब में कुछ ना कुछ अलग है बट साउंड। जैसे आपको याद है 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन आया था, उसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ एसेंट, हाइट ऑफ डिसेंट, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इन सब के फॉर्मूलों में U था, G था और साइन थीटा था, 2U साइन थीटा बाई G, U² साइन 2 थीटा बाई 2G। तो सारे फॉर्मूले सेम से साउंड करते थे, इसलिए उन्हें याद करना थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है। ऐसे यहाँ पे भी है, अब सारे फॉर्मूले सेम साउंड करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, और अगर होगा तो आप ये बात याद रखिएगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत बार बच्चे K Q बाय R² लगा देते हैं। इवन मैं तो लगा देता हूँ, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत जगह पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाय R² लगा देता हूँ। और अब खैर थोड़ा सा ये आदत कम हो गई है। एग्जाम टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे तो ऐसा बहुत होता था कि मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला हमेशा K Q बाय R² लगा दिया करता था, बट वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, डन है। आगे बात करते हैं। अब ये हमने 2 चार्ज के लिए बात की, अब 2 चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है K Q नॉट बाय R। ये 2 चार्ज के लिए आ चुका है, तो 3 चार्ज के लिए कैसे काम करेंगे। 2 चार्ज के लिए तो कर ही लिया, ये तो हमने कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन इसको ना देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरीके से बात करूं कि मैं पहले एक चार्ज लाया फिर दूसरा चार्ज लाया, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये Q1 चार्ज लाया, तो कहाँ से लाया हूँगा, इन्फानाइट से। ठीक है, तो मुझे बताओ जब मैं Q1 चार्ज लाया हूँगा तो मैंने कितना वर्क किया होगा। आंसर है 0, क्योंकि जब Q1 चार्ज यहाँ आया है तो कोई और चार्ज नहीं है। और आई रिपीट, हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब या तो चार्ज एक दूसरे के अट्रैक्शन में हो या रिपल्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो होना वहाँ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना है। यार एक बात बताओ, एक चीज़ इलास्टिक है ही नहीं, आप उसे खींच रहे हो, तो क्या उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? ऑब्वियस बात है नहीं। एक जगह पे ग्रेविटी नहीं है, आप उसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? नहीं ना। ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। तो अकेला चार्ज यहाँ आ रहा है, दूसरा कोई चार्ज ही नहीं है ना भाई, तो अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा Q2, ऑब्वियसली बात है इन्फानाइट से, और इसको मैं डिस्टेंस पे लाऊंगा R12, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस R12 और ये Q2 है, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन में R12, क्योंकि हमने 2 चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया K Q नॉट बाय R। अब अगर मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालूं, U1 और U2 को ऐड कर दूंगा, तो K Q1 Q2 बाय R12 आ जाएगा। वो तो आना ही था ना, क्योंकि 2 चार्ज के लिए हम ईमानदारी वाले फॉर्मूले तो बात कर ही चुके हैं, ये तो हम एडिशन वाला मेथड यहाँ लगा रहे हैं। अब यही काम अगर मैं 3 चार्जेस के लिए करूँ तो और मज़ा आएगा। देखो पहले मैं इस वाले चार्ज को लाया Q1 वाले को,
अब जब मैं Q1 वाले को इन्फिनिट से लाया हूँ तो मैंने कितना वर्क किया होगा, 0। अच्छा अगेन ऐसा मत समझना, कई बच्चे समझते हैं कि सर Q1 वाले को हम पहले लाए, अगर हम Q2 वाले को पहले लाए होंगे हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आया, करके देख लेना। फिलहाल अभी मैं Q1 वाले को लाया तो आंसर कितना आ गया, 0। अब मैं यहाँ पे लाया Q2 वाले को, अब Q2 वाले को जब लाया तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ था, Q1 वाला बैठा हुआ था, और उससे मैं इसको R12 डिस्टेंस पे लाया। तो जब मैं Q2 वाले को लाया तो फॉर्मूला हो गया कि Q1 Q2 अपॉन में R12। फिर मैं Q3 लेके आया, कहीं भी लाके रख दिया, ऑब्वियस वाला ट्रायंगल बनेगा, या इनके बीच में भी लाके रख सकते हैं वैसे तो जब मैं Q3 को लाया तो वो Q2 और Q1 वहाँ पे दोनों प्रेजेंट थे। जब मैं Q3 को लाया तो Q1 और Q2 वहाँ पे दोनों प्रेजेंट थे। Q2 के बीच का डिस्टेंस R23 हो गया और ये R13 हो गया। बोलो बोलो बोलो। अब अगर ऐसा है तो U3 हमारे पास कितना हो जाएगा, कि Q2 Q3 Q2 Q3 R23, बोलो, प्लस इसकी प्रेजेंस में लाएंगे तो के Q1 Q3 R13 हो जाएगा। डन है जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पहला चार्ज लाए तो 0, दूसरा लाए तो के Q1 Q2 R12। अब जब तीसरा लाए तो ये भी था और ये भी था, इसके प्रेजेंस में हो गया के Q2 Q3 बाय R23 और इसकी प्रेजेंस में हो गया के Q1 Q3 बाय R13। अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँगा तो U1 U2 और U3 की ऐड कर देंगे। अब वैसे बात आंसर आ जाएगा 0 के Q1 Q2 R12 के Q2 Q3 R23 के Q1 Q3 R13। और अगेन यहाँ पे जो ये है वो तो 0 ही है। तो क्या ये काम हम 4 चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं? क्या ये काम हम 5 चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं? आंसर यस है। अब यही काम आप कितने भी चार्जेस के लिए रिपीट कर लो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 के लिए किया, इससे ऊपर वैसे आता नहीं है। ठीक है 4 के लिए भी आ सकता है, बट अगेन पहला वाला लाएंगे 0, दूसरा वाला लाएंगे तो वहाँ पहला वाला बैठा होगा, तीसरा तो 3 तक तो सेम ही है, चौथे वाले में एक और ले आओ, बस एक और लाओगे तो इससे भी निकालना होगा, इससे भी निकालना होगा और इससे भी निकालना होगा। ये बात रहेगी बस। डन है? ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बेटा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हम जो डेरिवेशंस यहाँ पे करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो यार क्या होता है, अगेन मुझे नहीं पता कि ये कैसे चलता है, लेकिन ऑनलाइन में मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि एक चैप्टर के कोई 10-10 लेक्चर नहीं देख सकता, देखता ही नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ऑल दो ऑफलाइन में ये चैप्टर 12 लेक्चर चलता है, 10 लेक्चर चलता है। हमारा जो बिलीवर्स बैच चल रहा है, हमारा जो लर्न एंड फन का बैच चल रहा है, वहाँ पे 12-13 लेक्चर है। अगर आप में से कोई बच्चा वहाँ का है जो यहाँ पे भी आ रहा है, मजा ले रहा है, उसको पता होगा कि ये चैप्टर 12-13 लेक्चर चल रहा है। अब हमें वही चैप्टर को यहाँ पे 4 या 5 या मैक्सिमम 6 लेक्चर्स में ख़त्म करना होता है, क्योंकि यूट्यूब का प्रोसेस ही यही रहता है कि अगर आप एक चैप्टर को इतने लेक्चर दोगे तो नहीं, वो कहेंगे यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है। तो दैट इज़ वाई। बट आप ये बात ध्यान रखना, मेरा फ़र्ज साथ साथ आपको ये बताना भी है कि डेरिवेशंस को जैसे अब ये है पूरी स्टेटमेंट से करना होता है सबसे पहले, तभी तो देर लगती है ना ऑफलाइन और वहाँ पे बिलीवर्स में। साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हम चीज़ों को 4-5 और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी लिखवा रहे हैं कि भाई लेट अस टेक दिस चार्ज, ये फिर उसके लिए करना है, फिर इसके लिए करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत अजीब सी डेरिवेशन लगती है। कोई डेरिवेशन तो हो गई, लेकिन अब कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रही ना। आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग प्लस क्यू चार्ज एंड ब्रिंगिंग अनदर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन फ्रंट, तो वो सब करना ज़रूरी है, स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी है, रीज़न लिखना ज़रूरी है। अभी तो हम शॉर्ट में कर रहे हैं। अब ऐसे यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह भाई वाह, क्या बात बोल दी मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हम क्या करने वाले हैं, हम एक डायपोल को इसके अंदर हिलाएंगे, उसको एक एंगल से दूसरे एंगल पे लाएंगे। और सबसे पहली बात तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो ऑब्वियस बात है हाँ, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कैसे? यहाँ हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अभी फ़िलहाल ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक सर्टन एंगल बना रहा है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से ना बना के एंगल के वाइज ही बनाऊं, जैसे कि इधर ये हमारे पास प्लस चार्ज है, ओहो ऐसे करते हैं, ये ठीक है, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास माइनस। अब ये एंगल कितना बना रहा है, θ1, ठीक है। अब मैं अगर इस डायपोल को थोड़ा सा हायर एंगल पे ले जाऊं, यानी प्लस चार्ज को इधर ले जाऊं और माइनस चार्ज को इधर, और इसको मैं एक हायर एंगल पे ले जाऊं θ2, यानी मैंने इस डायपोल को θ1 से θ2 मूव करवा दिया, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल स्टोर होगी? ऑब्वियस ही बात है। इस चार्ज पे फोर्स लगती है इधर, आपको पता है, इस पे लगती है इधर, आप उसे अगेंस्ट द फोर्स, आप इन चार्जेस को अगेंस्ट द फोर्स ले गए, तो कॉमन सेंस की बात है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके जाओगे और छोड़ोगे। जैसे डायपोल है, इस पे इधर फोर्स लग रही है, इस पे इधर, अब मैं इसके अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ, तो छोड़ने पे वापस यहीं आ जाएगा ना। तो अगर ये वापस यहीं आएगा, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है, इसका बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है। सबसे पहली बात तो जो वर्क डन होता है 11th क्लास, उसका फॉर्मूला टाउ डी थीटा भी होता है। एक तो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एंगुलर फॉर्म में बात करें तो एंगुलर फोर्स जिसको टॉर्क बोलते हैं, और एंगुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग डी थीटा बोल देते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ये वर्क डन आ गया। अब छोटा सा वर्क डन आया है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ गया हमारे पास पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, समझ गए। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया पी डब्ल्यू में, डी डब्ल्यू में डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, छोटे छोटे डी डब्ल्यू को ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताओ भाई, तो यहाँ पे लिमिट जाएगी θ1 से θ2, क्यों? क्योंकि मैंने इसको θ1 से मूव करा के θ2 तक लेके गया, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, θ1 से θ2। अब अगर लिमिट θ1 से θ2 चली गई है, तो बस अब तो काम हो गया हमारा। कैसे? ये आ गया वर्क डन, पीई बाहर आ चुका है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट θ1 से θ2। क्या करेंगे, वर्क डन आ गया, माइनस बाहर ले लो, माइनस पीई, अंदर क्या बच गया, कॉस थीटा अपर लिमिट, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 लोअर लिमिट। बोलो, अब अगर मैं माइनस को अंदर कंज्यूम कर लूँ, तो पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। अब जो वर्क करूँगा वही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ये। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, पीई एनर्जी का पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा जब मैं एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाऊंगा एक एंगल से दूसरे एंगल। अब डिपेंड करता है कि आपने शुरुआत कौन से एंगल पे की है और आपने ख़त्म कौन से एंगल पे किया है, लेकिन अगर शुरुआत θ1 से की है और ख़त्म θ2 पे किया है तो फॉर्मूला ये है। अब अगर आपने शुरुआत 90 से की है तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो फिर वो आ जाएगा फॉर्मूला। कई किताबों में ऐसा लिखा होता है कि इनिशियली शुरुआत थीटा की 90 से ही करनी है, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एनसीईआरटी का भी हम करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि एक डायपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रोटेट करवाया, हम उसको 60 डिग्री पे ले गए, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो शुरुआत का एंगल तो दे नहीं रखा, तो उस केस में हम इनिशियल एंगल को 90 डिग्री मान लेते हैं, यानी मानते हैं कि डायपोल की शुरुआत हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है तो परपेंडिकुलर होगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ना दे रखा हो तो एज्यूम करते हैं, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज गिवन नहीं होता यार कि ठीक है, हम उसको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो डायपोल है वो पैरेलल पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, हम उसको 45 डिग्री 90 डिग्री पे ले गए, तो बताओ कितना एंगल स्टोर हुआ। ऐसे काइंड ऑफ करके सवाल आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, डन है। अब यहाँ पे हमारे पास आप कह सकते हैं कि चैप्टर का 50% हिस्सा जो है वो समाप्त होता है, और अगला 50% हिस्सा जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, या कैपेसिटेंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसका जो पहला वाला हिस्सा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो काफ़ी पुराना है, मतलब कि हम लोग उसको
कहीं ना कहीं 10th क्लास और कई स्कूल्स में तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो कैपेसिटेंस वर्ड है ये हमारी 12th क्लास से पहले कहीं पे भी नहीं है। आपने इंटरनेट पे पढ़ा हो तो पढ़ा, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में किताबों में कहीं भी नहीं आता है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? बहुत आसान भाषा में कहें तो हर एक बॉडी एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकती है, उसके ऊपर नहीं कर सकती। क्यों? बच्चों से पूछा जाए कि यार मैं अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज दे रहा हूँ तो वो एक मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकती है, उसके बाद नहीं। और उनसे कारण पूछो तो वो कहते हैं स्पेस, वो कहते हैं जगह, कि यार एक बॉडी पे अगर हम कुछ चार्ज डाल रहे हैं तो वो जगह खत्म हो जाएगी। बट आंसर जगह नहीं होता है, आंसर होता है आसपास के एनवायरनमेंट की आयनाइजेशन। आप मुझे बताइए, अगर एक बॉडी को मैं चार्ज दे रहा हूँ तो वो आसपास बॉडी को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आसपास हवा, जैसे ही मान लो एक ग्लास रॉड है, मैं इसको रब कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर और इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, इस पर नेगेटिव आए जा रहा है। अब वो एक लिमिट के बाद चार्ज लेना बंद क्यों कर देगा? अगर उसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि वो आसपास की एयर को, हवा को आयनाइज करने लग जाए तो वो वाला चार्ज हवा में फेंक देगा। आप जितना भी चार्ज दोगे एक्स्ट्रा, मान लो थोड़ी देर के लिए, ऐसा एक वैल्यू ले रहा हूं प्लीज, कि x वोल्ट पे जब ये आएगा तो ये आसपास की हवा को आयनाइज कर देगा। मैंने इसको चार्ज दिया, अभी x नहीं हुआ, अभी x नहीं हुआ, अभी x नहीं हुआ, अब इसके ऊपर x वोल्ट हो गया। अब मैं x के ऊपर जितना भी इसको चार्ज दूंगा जो इसकी वोल्टेज को बढ़ाएगा, वो आसपास की हवा को आयनाइज कर देगा और वो सारा चार्ज हवा में चला जाएगा। तो इसका x हो गया। फिर मैं और, यानी कभी मैं इसके ऊपर x अमाउंट ऑफ वोल्ट से बढ़ा ही नहीं पाऊंगा ज़्यादा, और x अमाउंट ऑफ वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा पाऊंगा, तो इसके ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर मैंने उस सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज को पार किया तो ये आसपास की एयर को आयनाइज कर देगा, आसपास में चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी कितना चार्ज स्टोर करती है ये उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ ही आसपास के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर उस बॉडी के आसपास वाटर है, अगर उस बॉडी के आसपास एयर है, अगर उस बॉडी के आसपास मेटल है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो अलग अलग चार्ज वो स्टोर करेगा। और वो हम इस चैप्टर में अभी, आज तो नहीं लेकिन देखेंगे भी, कि चार्ज आप कितना स्टोर कर सकते हो ये आपके ऊपर, आपके साइज पे, आपके मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा करता है। क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ही डिसाइड करेगा कि यार तू कितना चार्ज ले, क्योंकि अगर तू इसके ऊपर लेगा तो हवा में तुझे आयनाइज करना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब क्या है? इससे पहले क्या ये कहना ठीक है कि जितना ज़्यादा चार्ज मैं एक बॉडी को दूंगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा? बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो अगर मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देता चला जाऊंगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहता हूँ और इक्वल का साइन लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट मैंने क्या लगा दिया बच्चों? C लगा दिया। अब ये C ही क्या है? दिस इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कोई भी बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, इसे उसका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी कहा जाता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू CV आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है C का जो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Q/V, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज पोटेंशियल, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, सॉरी, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की ताकत, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। अब इसकी यूनिट सबकी बात करेंगे, लेकिन चार्ज स्टोर करना तो काम बैटरी का भी होता है। चार्ज को स्टोर तो बैटरी भी करती है कि नहीं करती है? बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है। और चार्ज को एक कैपेसिटर यानी एक डिवाइस जिसको हम चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाते हैं, वो भी चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक बेसिक सा फर्क ये है, इसको हम एक वीडियो से भी देखते हैं, अभी एक शॉर्ट से भी देखते हैं। ऑल दो ये शॉर्ट मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। ऐसा करो, आप अभी इस वीडियो को पॉज कर लो और अभी जाओ उस शॉर्ट को देख लो जहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक कैपेसिटर और एक बैटरी में फ़र्क क्या है। उसकी हेडिंग होगी
बैटरी वर्सेस कैपेसिटर, ठीक है ना। मैंने येलो से रंग की टी शर्ट पहन रखी होगी, अपने घर में ही मैंने वो दिखाया, एक बार जाके पहले वो देखो फिर वापस आओ, ठीक है। आई होप वो देख के वापस आ गए आप, वो देख के वापस आना भाई। अब उस वीडियो में आपने क्या देखा कि जब मैंने एक वो जो हमारे पास होता है उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब एक बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो वो काफ़ी समय लेती है चार्ज होने में, ठीक है। आजकल वो समय भी हमने कम कर दिया है, बट एवरेजली बात करें तो हमारे फ़ोन्स की बैटरी आधा 1 घंटा लेती है चार्ज होने में, और डिस्चार्ज होने मतलब उसको यूज़ करने में भी हमें समय लगता है। मतलब अगर हम उसको मैक्सिमम ताकत पे भी यूज़ करें तो भी हमें अगेन आधा 1 घंटा 2 घंटा तक वो बैटरी चलेगी। लेकिन कैपेसिटर के साथ ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर को हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज कर सकते हैं। जब मैंने उसकी 2 तारें डाली उस सॉकेट में और मैंने जिस सेकंड पे स्विच ऑन किया था ना, एक्चुअली उसी टाइम पे वो पूरा चार्ज हो गया था। अब मैं उसे 10 मिनट तक ऑन रखूं, अब मैं उसे 10 घंटे तक ऑन रखूं, या मैं उसे 1 सेकंड तक ऑन रखूं, वो चार्ज हो चुका है, अब वो और चार्ज नहीं होगा। फिर मैं जैसे ही मैंने उनकी दोनों वायर को टच किया, वो टच करते डिस्चार्ज हो गया, और उसके बाद जब दोबारा टच किया तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिस्चार्ज होने की ताकत रखता है कैपेसिटर। अब आप नोटिस करो, क्या आप ये काम बैटरी से कर सकते हो? नहीं। आप बैटरी को जितना भी जल्दी कर सकोगे इतना जल्दी चार्ज, यानी एक कैपेसिटर 1 सेकंड में हज़ारों लाखों बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकता है। और इसीलिए ये पंखे में लगता है, उसकी मोटर में लगता है। वो आपको हम पढ़ाएंगे हायर क्लासेस में कि पंखे की मोटर में या किसी भी मोटर में कैपेसिटर का काम होता है उसको हर साइकिल में एक धक्का देना। आसान भाषा में कहें तो आपके मोटर के अंदर एक कैपेसिटर 1 सेकंड में सैकड़ों हज़ारों बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये काम बैटरी नहीं कर सकते। दोनों के अपने अपने काम है। मैंने ये नहीं बोला कि कैपेसिटर बेहतर है और बैटरी बेहतर है, नहीं 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 यार। अगर आपको ग्रेजुअल चार्ज चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हमको बैटरी यूज़ करनी है और हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को चार्ज डिस्चार्ज करना है वहाँ पे वो यूज़ कैपेसिटर। और भी बहुत सारे फ़र्क हैं इसमें यार, एनर्जी का, टर्मिनल्स का, बहुत सारे फ़र्क हैं। लेकिन जब ये टॉपिक मैंने पढ़ा था 11th-12th में, तो वहाँ पे मुझे एक बात क्लियर नहीं हुई थी कि यार दोनों ही चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी वहाँ। फिर जब बड़े हुए खुद, तो फिर कॉलेज में गए, जब इनका प्रैक्टिकल यूज़ सीखा तो समझ में आया कि यार ठीक है, दोनों ही चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है। बैटरी के काम करने का तरीका अलग है और कैपेसिटर के काम करने का तरीका अलग है। अगेन बच्चों, मैं एक बात बता दूं, ये जो मैंने कैपेसिटर वाला काम किया था ये आप घर पे नहीं ट्राई करेंगे, बिकॉज उस कैपेसिटर की तारों को में 220 वोल्ट के आसपास, 230 वोल्ट के आसपास होता है। अगर वो आपने टच कर लिया तो बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो प्लीज़ वो आप घर पे ट्राई ना करें। लेकिन हाँ, कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क है। चलो ठीक है, और भी फ़र्क धीरे धीरे आप समझोगे। लेकिन पहला फ़र्क जो कि बेसिक फ़र्क है कि दोनों चार्ज तो स्टोर करते हैं, लेकिन तरीका काम करने का अलग है। अब अगर हम कैपेसिटेंस देखें कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे पहली चीज़ ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि उसका खुद का नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैपेसिटर इटसेल्फ एंड सराउंडिंग। उसके खुद का और उसके आसपास की सराउंडिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है। सेकेंड, उसके डायमेंशंस पे, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर पे। डायमेंशंस का मतलब समझते हो ना आप, साइज हो गया, आप समझ लो उसकी लेंथ हो गई, ये हम प्रूफ भी करेंगे। उसकी विड्थ हो गई, उसका अगर वो सिलेंडर है तो उसका रेडियस हो गया, ये हम प्रूफ भी करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बोल रहे हैं, ये हम प्रूफ भी करेंगे कि इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास यूनिट्स एंड इसके डायमेंशन। तो सबसे पहली बात, हमारे पास Q इज इक्वल टू CV आया था, तो उस हिसाब से C जो आ गया वो क्या आ गया, Q/V। C जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास बच्चों, Q/V। अब अगर C हमारे पास Q/V आ चुका है, तो उस हिसाब से यूनिट ऑफ C जो है, यूनिट ऑफ C जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम और वोल्टेज की वोल्ट। तो क्या आ गया, कूलम पर वोल्ट। लेकिन ध्यान दें, इसकी एक और यूनिट है विच इज़ फराड, और इसकी एक और यूनिट भी है वो है फराड। आई होप आप सबको पता होगा, सर माइकल फराडे जी के नाम पे ये बात है, ये यूनिट है। बहुत महान आदमी,
आज तक ये कभी इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, स्कूल नहीं गए, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, जहाँ किताबें छपने आती थी वो उन्हीं के छपने आती थी या बाइंड होने आती थी, बाइंड भी करते थे ये उन्हें, मेनली बाइंड ही करते थे, छपने तो नहीं आती थी। अब जब किताब बाइंड होने आती थी 6 दिन 7 दिन वहाँ रहती थी, उस 6 दिन 7 दिन में उस किताब को ये पढ़ लिया करते थे मतलब कमा और दुनिया हिला डाली। और हमारे पास देख लो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या। यूट्यूब पे 1 लाख टीचर्स हैं हमारे पास जिनसे आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। हम फिर भी नहीं पढ़ रहे। और ये भाई साहब के पास स्कूल नहीं था, ये अपने जहाँ काम करते थे वहीं पे इनके पास किताबें आती थी, उन्हीं किताबों को पढ़ के नॉलेज गेन की। और आज जो हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह सकते हो माइकल फराडे जी की वजह से। तो अगेन दुनिया हिला दे, लेकिन उनको ऑनर देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हमने कैपेसिटेंस की यूनिट को फराड भी रख दिया। अब 1 फराड कब आएगा आप मुझे बताओ भाई, 1 फराड कब आएगा? 1 फराड का कैपेसिटेंस कब आएगा? जब आप 1 कूलम चार्ज को स्टोर करोगे और पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, है ना, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 1 फराड। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड इन प्रैक्टिकल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आप कह सकते हो नियरली इम्पॉसिबल टू मेक। यानी इसको बनाना आप मान लो वेरी डिफिकल्ट टू मेक का मतलब लगभग नियरली इम्पॉसिबल ही है। यानी आप अपने घर में, आप अपनी फैक्ट्री में आप 1 फराड को बहुत सारे कैपेसिटर्स के इस्तेमाल से बना सकते हो, लेकिन एक कैपेसिटर 1 फराड का नहीं हो सकता। वो हम आपको समझाएंगे एक डेरिवेशन की मदद से। एक डेरिवेशन करेंगे, चलो अभी कर लेते हैं, लेकिन एक डेरिवेशन, इस डेरिवेशन की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम 1 फराड का कैपेसिटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, डेरिवेशन नहीं करते हैं क्योंकि डेरिवेशन इसके एक क्लास में ले लेंगे। हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एक कैपेसिटेंस की। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटेंस। फिक्स्ड कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए जो सिंबल बनाया जाता है वो कुछ ऐसा होता है, दोनों डंडे बराबर होते हैं, इसका कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता जैसे बैटरी का या एमीटर का या वोल्टमीटर का होता है। इनका नहीं होता, इनको जिससे कनेक्ट कर दो उसके हिसाब से अपनी पोलैरिटी ले लेते हैं। तो ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटेंस, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर आपने 10 फराड का कैपेसिटर लिया है तो वो 10 फराड का ही रहेगा। अगर आपने 20 फराड, पहली बात तो ये फराड में रहते नहीं है, मैंने आपको बताया जनरली ये रहते हैं, आपको कैपेसिटेंस मिलेगा पिको फराड में, माइक्रो फराड में, है ना, ऐसे मिलेगा। जैसे कि अब जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो भी माइक्रो फराड का था, माइक्रो फराड में मिल जाएंगे आपको, ऐसे फराड में नहीं मिलेंगे। बहुत छोटी छोटी वैल्यू रहती है, कारण आपको इस डेरिवेशन में मिलेगा। लेकिन अगर फिक्स्ड है, जैसे वो जो कैपेसिटर हमारे पास है वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लॉस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिक्स्ड है। लेकिन ऐसे भी कैपेसिटर्स आते हैं जो वेरिएबल होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यार ये कैसे कर सकते हैं? आंसर है देखो, अगर आपने कैपेसिटेंस बना के पैक कर दिया तो मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। मान लो एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेट्स हैं, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, होता है, और उन प्लेट के बीच में डी डिस्टेंस है। तो ऐसे घुमा के स्क्रू को हम उनकी प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, और प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। जितने भी रेडियो ट्यूनर्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, हम उसको घुमा के उनकी प्लेट्स के ओरिएंटेशन को, उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में कैपेसिटेंस फिक्स्ड ही यूज होते हैं, आपने अपने घरों में देखे होंगे, या जो ये हमारी पहली स्लाइड है वीडियो में भी देख लिया होगा आपने। लेकिन जैसे एक कैपेसिटर है, शायद आपको दिख रहा हो, इस पर लिखा हुआ है 540 माइक्रो फराड, तो ये माइक्रो फराड का है और ये फिक्स्ड है। ऐसी जो डिवाइस है एसी में, पंखों में, चार्जर के अंदर छोटे रूप इनके लगे होते हैं, तो ये ज़्यादातर तो हम फिक्स्ड ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स भी होते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज तक, जितना चाहे उतना नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके सिंबल में
नॉर्मल सिंबल है, बस आज साथ में एक ऐसे तीर, जैसे वो दिल में तीर घुसता है ना, ऐसे यहाँ पे वो तीर घुसेड़ देना। इसको वेरिएबल कैपेसिटर हम लोग कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगली क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। एक पढ़ेंगे स्फेरिकल का, अब कैपेसिटर सिलेंड्रिकल शेप का, स्फेरिकल शेप का, पैरेलल प्लेट, कोई भी शेप का होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, क्यूब शेप के भी आते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है एक स्फेरिकल, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा पढ़ाई, सबसे ज़्यादा जो पढ़ना हमें वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें 2 पैरेलल प्लेट होती हैं। पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होती है, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक लेक्चर नहीं तो दूसरा, और अभी तो तीसरा है ना, तो चौथा नहीं तो मैक्सिमम 5वें लेक्चर तक ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन आप ये सारी बेसिक बातें कैपेसिटेंस की और ये फॉर्मूले और ये डायग्राम्स जब तक आप एक बार हाथ से नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार खुद से करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जहाँ पे हम लोग इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। थैंक यू सो मच।